जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रबल अम्ल वह होता है जो पानी में पूरी तरह आयनीकृत हो जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वह HCl होता है। HCl होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एसिटिक अम्ल जिसे लिखते हैं CH3COH, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। यह कमजोर अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल की बात तो H2CO3 या भी कमजोर अम्ल है, जैसे सोडा वाटर में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल C6H8O7। क्या होता है रासायनिक सूत्र साइट्रिक अम्ल का? तो C6H8O7 इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह एक कार्बनिक और कमजोर अम्ल है जो नींबू और फलों में मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण वह जल होता है जो किसी यौगिक के क्रिस्टल संरचना में रासायनिक रूप से जुड़ा होता है। बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3। NaSCO3 में कोई जल अणु क्रिस्टल संरचना में नहीं जुड़ा होता है, इसलिए इसमें क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है। अन्य विकल्पों का स्पष्टीकरण देखें तो नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। इसमें 5 जल अणु क्रिस्टलीकरण के रूप में होते हैं। वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O, जिसमें 10 जल अणु होते हैं। और जिप्सम की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O, जिसमें 2 जल अणु होते हैं। बेकिंग सोडा NaSCO3 क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक घोल का pH मान 7 है, यह क्या दर्शाता है। आपसे पूछा है किसी घोल का pH मान जो है 7 है, यह क्या दर्शाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और ये वही सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, घोल उदासीन होगा अगर pH का मान 7 है। pH मान यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन किसी घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। pH स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक होता है आपका pH स्केल। अगर pH का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। अगर pH का मान 7 है तो उदासीन होगा, और pH का मान अगर 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय होगा। इसलिए यदि किसी घोल का pH 7 है तो इसका अर्थ है कि उसमें जो है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयनों की मात्रा समान है, जैसे शुद्ध जल। बाकी विकल्पों की बात करें तो घोल अम्लीय है। घोल अम्लीय है तो तब यह होता है जब pH का मान 7 से कम होता है। घोल क्षारीय तो यह तब होता है जब pH का मान 7 से अधिक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है। आपसे पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक अम्ल वह अम्ल होते हैं जिनमें कार्बन तत्व उपस्थित होता है और सामान्यतः उनका सूत्र जीवित पदार्थ या पौधों से होता है। साइट्रिक अम्ल एक प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरा, आंवला आदि फलों में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है तो अभी हम लोग पढ़े थे। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H8O7। O7 इसका रासायनिक सूत्र होता है। या अम्ल खाद्य पदार्थों में संरक्षक और स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या अकार्बनिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 या भी अकार्बनिक अत्यधिक संरक्षक अम्ल है। और नाइट्रिक अम्ल HNO3 या भी अकार्बनिक अम्ल है और उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। आपसे पूछा कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा
हमेशा कैसा होता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण एक समतल चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करती है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है क्योंकि परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि वास्तव में वह पीछे नहीं मिलती। प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु के समान आकार का होता है। वस्तु और प्रतिबिंब दर्पण के समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, प्रतिबिंब दाएं बाएं होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे उपकरण किस भौतिक सिद्धांत पर काम करते हैं। आपसे पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक और हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट जो है जैसे उपकरण किस भौतिक सिद्धांत पर काम करते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पास्कल का नियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहता है पास्कल का नियम? तो जब किसी बंद द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह दाब समान रूप से सभी दिशाओं में स्थानांतरित हो जाता है। हाइड्रोलिक उपकरणों में यही सिद्धांत कार्य करता है। जब एक छोटे पिस्टन पर बल लगाया जाता है तो यह बल द्रव के माध्यम से दूसरे बड़े पिस्टन तक समान रूप से और बढ़ी हुई मात्रा में पहुंचता है। इसी कारण कम बल लगाकर भी भारी वस्तु उठाई जा सकती है या वाहन के ब्रेक में लग सकते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो फैराडे का नियम या विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत या उत्प्लावन बल और वस्तु के तैरने डूबने से जुड़ा है। न्यूटन का नियम ये गति और बल से संबंधित है, ना कि द्रव दाब से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ठोसों का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है। आपसे पूछा है कि ठोसों का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी कणों में उष्मा ऊर्जा प्रवेश करती है। यह ऊर्जा कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है जिससे वे तेजी से कंपन करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप ठोस का तापमान बढ़ जाता है और यदि अधिक गर्म किया जाए तो यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकती है, जिसे गलन कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है छोटी आंत की भीतरी परत में उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि छोटी आंत की भीतरी परत में उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिली कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? तो बिली कहते हैं इन्हें, बिली कहते हैं इन्हें। बिली छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाई जाने वाली सूक्ष्म उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। इनका कार्य क्या है? तो ये पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। प्रत्येक बिली में रक्त कोशिकाएं और लसिका वाहिकाएं होती हैं जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल आदि को शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। इन संरचनाओं के कारण छोटी आंत की अवशोषण सतह बहुत बढ़ जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दो हड्डियों एक दूसरे से जिस संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि दो हड्डियां एक दूसरे से जिस संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं उसे क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंगामेंट उसे बोलते हैं। लिंगामेंट एक मजबूत लचीला संयोजी ऊतक होता है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है या जोड़ों में स्थिरता बनाए रखता है, लेकिन साथ ही थोड़ा लचीलापन भी देता है ताकि हड्डियां आसानी से हिल सके। लिंगामेंट में पीला लोचदार रेशे अधिक होती हैं जिससे यह लचीलापन और मजबूती दोनों प्रदान करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। टेंडन क्या है? तो यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, हड्डियों को आपस में नहीं। उपास्थि क्या है? तो यह एक मुलायम लचीला ऊतक है जो हड्डियों के सिरों को ढकता है और घर्षण कम करता है। मैट्रिक्स क्या है? तो यह किसी ऊतक का संरचनात्मक पदार्थ होता है, जोड़ने वाला ऊतक नहीं होता। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है। आपसे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कनकैव लेंस या अवतल लेंस उसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तुएं साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश किरणों का फोकस रेटिना पर ना बनकर उसके आगे बन जाता है। इसे सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है जिससे छवि का फोकस रेटिना पर ठीक से बन पाता है। अगर यही आपसे पूछ ले दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो वह जो प्रयोग करते हैं वह उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पानी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले ऊपर की ओर बल को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि पानी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले ऊपर की ओर बल को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए रेड आंसर क्या हो जाएगा। रेड आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्लावक बल कहते हैं उसे। जब कोई वस्तु पानी या किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उस बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। यह बल द्रव द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसी सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। यही कारण है कि लकड़ी पानी पर तैरती है जबकि लोहा डूब जाता है, क्योंकि लकड़ी पर लगने वाला उत्प्लावक बल उसके भार से अधिक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब एक नाविक नाव में कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलती है, या किस गति के नियम का उदाहरण है। आपसे पूछा है कि जब एक नाविक नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलती है, या किस गति के नियम का उदाहरण है। चलिए बताइए रेड आंसर क्या हो जाएगा। रेड आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता क्या है, तो प्रतीक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक पदक्रिया होती है। जब नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तो वह नाव पर आगे की दिशा में बल लगाता है, यानी कि एक्शन फोर्स लगाता है। उसी समय नाव नाविक पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में रिएक्शन फोर्स भी लगाती है। इस कारण नाव पीछे की ओर चल पड़ती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो न्यूटन का प्रथम नियम यह जड़त्व से संबंधित है। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए वह अपनी अवस्था नहीं बदलती है। जड़त्व का नियम क्या है, तो यह प्रथम नियम का ही दूसरा रूप है, या बल के अभाव में गति या विश्राम की अवस्था बताता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, तो न्यूटन का तृतीय नियम यह बताता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी यम बराबर यम इंटू ए। यहां पर बल की प्रतिक्रिया की बात है, त्वरण की नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडा वाटर की तैयारी में किस गैस का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि सोडा वाटर की तैयारी में किस गैस का उपयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर, जिसे कार्बोनेटेड वाटर या फिजी वाटर भी कहा जाता है, बनाने के लिए पानी में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है। इस प्रक्रिया को कार्बोनेशन कहते हैं। जब बोतल खोली जाती है तो गैस बाहर निकलती है और बुलबुले बनते हैं, उसे फिजी स्वाद देते हैं। यह गैस पानी में हल्का कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाती है, जिससे उसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका उपयोग रॉकेट ईंधन और औद्योगिक उद्देश्यों में होता है, पेय पदार्थों में नहीं। ऑक्सीजन तो जीवन के लिए आवश्यक गैस है, लेकिन कार्बोनेशन के लिए नहीं। ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है वह 21% पाया जाता है, और नाइट्रोजन जो है वह 78% पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया जाता है। आपसे पूछा है कि पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्तियां और तना। कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें पौधे का नया पौधा उसके वनस्पति भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिएगा, कायिक प्रवर्धन जो है एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें पौधे का नया पौधा उसके वनस्पति भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में बीज की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर तना द्वारा गुलाब, आलू, गन्ना, मनी प्लांट आदि। पत्ती द्वारा वृद्धाकार पत्ती वाला पौधा ब्रियोफिलम, जिसमें पत्तियों किनारे से नए पौधे उगते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पाचन ग्रंथियां और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। आपसे पूछा कि पाचन ग्रंथियां और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा निम्न विकल्प में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लार ग्रंथि ट्रिप्सिन। यह गलत विकल्प है। लार ग्रंथि से लार निकलता है जिसमें मुख्य एंजाइम होता है टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज।
एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है, जबकि ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस में पाया जाता है जो प्रोटीन के अपघटन में सहायक होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अग्नाशय रस निकलता है, इसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज आदि एंजाइम होते हैं। यकृत से पित्त निकलता है, यकृत से पित्त रस निकलता है जो वसा का इमल्सीकरण करता है, एंजाइम नहीं होता। और जठरग्रंथि की बात करें तो जठरग्रंथिया से पेप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को तोड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो उसमें आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चम्मच का सामने वाला भाग किस तरह कार्य करता है, चलिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चम्मच का सामने वाला यानी कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। जब वस्तु आपका चेहरा यानी कि आपका चेहरा दर्पण के केंद्र और फोकस के बीच होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा और छोटा या बड़ा हो सकता है, वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। इसलिए आप जब चम्मच के सामने वाले भाग में देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है विटामिन B1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 जिसे थायमिन कहा जाता है या जो है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक आवश्यक घटक है, या तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। चलिए विटामिन और उनके रासायनिक नाम बताते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B1 जिसे अभी हम लोग पढ़े, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B9 इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B12 बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन C जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के इसका रासायनिक नाम होता है फाइनोक्यूनिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आपसे पूछा है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान त्वरित गति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उस पर केवल एक ही बल कार्य करता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल। इस स्थिति में वस्तु निरंतर समान त्वरण से गिरती है जिसे कहते हैं गुरुत्वजनित त्वरण। पृथ्वी की सतह पर इसका मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए वस्तु की गति को कहा जाता है एक समान त्वरित गति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, एकदम सही है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी अधिक होगी, यह जो है गलत विकल्प हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, यह भी सही है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही कम होगी, यह भी एकदम सही है। तो किसी लेंस की क्षमता यानी किसी लेंस की क्षमता की पावर P और फोकस दूरी फोकल लेंथ F के बीच संबंध क्या होता है। तो क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, 1/f होता है, जहां f मीटर मिली जाती है। यदि फोकस दूरी अधिक होगी तो क्षमता कम होगी और यदि फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता अधिक होगी। अतः फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, यह कथन गलत है। अन्य विकल्पों की बात करें तो वह भी हम लोग पढ़ ली है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है क्योंकि यह अपसारी लेंस है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है क्योंकि यह अभिसारी लेंस है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही कम होगी, या सही या भी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। आपसे पूछा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी जल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का काम करता है भारी जल, जैसा रासायनिक सूत्र होता है D2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यह मंदक का काम करता है तीव्र गति वाली न्यूट्रॉनों की गति को कम करना ताकि वे नाभिकीय विखंडन कर सकें। भारत के परमाणु रिएक्टरों में मुख्यतः भारी जल और
कभी कभी ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल समान जल H2O में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये वो प्रश्न है जो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और हाँ देखिए, अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछे किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।